हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है और जितने भी टीचिंग्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब की एस्पिरेशन होती है कि वो सीटेट क्वालिफाई करें। तो इसी संदर्भ में हमारे कुछ साथियों का ये हमको बार बार मैसेज आ रहा था कि सीटेट के भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको एक बारी आप अपने प्लेटफॉर्म पे करा दीजिए। तो हमने सोचा है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम होने तक आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना ये है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं अगर सीटेट में वो कर लिए जाएँ तो आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट में ये 5 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अगर मैथमेटिक्स या साइंस वाले आप लोग हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस वाले लोग हैं तो उसके 60 क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक लैंग्वेज 1 होती है, जैसे इस पेपर के केस में इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें से कोई एक लैंग्वेज 1 ले रहा है। तो मान लीजिए हम लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को मान ले रहे हैं तो उसके क्वेश्चन हैं यहाँ पे 30। फिर उसके बाद में लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है दोस्तों। तो उसके 30 क्वेश्चन हैं, कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। उस 150 में से जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 90 नंबर लाने होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 82 मार्क्स कम से कम सिक्योर करने होते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों पिछले बार का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 35% रिजल्ट लगा था, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट करके एकदम नहीं चलेंगे। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग सॉल्व करिए। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे होते हैं। और अच्छी बात यही है सीटेट की कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में क्लियर होती चली जाती हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर को पूरा कंप्लीट सॉल्व किया जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो वो हम किसी दूसरे पार्ट वगैरह में डाल देंगे, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि इसी में सॉल्व किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हम सीडीपी शुरू कर रहे हैं, जैसे ये पेपर दिया भी हुआ है। तो सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 ये है दोस्तों, ठीक है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होती है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी शुरू करते हैं। ये रहा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम इज, यानी कि अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावित रणनीति है क्या? क्या है भाई? ठीक है, देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन फंक्शनल फिक्सडनेस, एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, यानी कि अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा एक बेहतर तरीका हो सकता है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होती है दोस्तों? ये आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है। ये कि आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है और आपको वो करती है, मतलब आपको प्रोत्साहित करती है किस चीज़ के लिए, कि आप जो यूजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉल्व करिए। और थिंकिंग को बहुत ज़्यादा, मतलब ये सोचने की जो क्रिएटिविटी होती है माइंड की, उसको ख़त्म कर देती है। कैसे ख़त्म करती है? ये जो है, जैसी चीज़ें रहती आई हैं ट्रेडिशनली वैसा सोचो, विच लिमिट्स क्रिएटिव प्रॉब्लम। तो जैसा अगर आप मान लीजिए कि एक राह बताई हुई है, उसी राह पे आप चले जा रहे हैं, तो आप कभी भी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को ख़त्म करती है, ठीक है, और ये आपकी क्रिएटिविटी को भी ख़त्म करती है दोस्तों। तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स का ये तो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस का क्या मतलब है दोस्तों? साधन अंत विश्लेषण क्या है? साधन अंत विश्लेषण क्या होता है दोस्तों, बताएगा कोई? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम दो कंडीशंस को कंपेयर करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशंस को विद फ्यूचर गोल से कर देते हैं या फिर पास्ट से कर देते हैं। तो इसमें हम फ्यूचर पास्ट को देख कर प्रेजेंट कंडीशन से कंपेयर करके ही सॉल्यूशन निकालते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। इस पर अभी हम देखते हैं, बाकी हम देख लेते हैं कोई इससे बेहतर दिया हो। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से क्या मतलब होता है? एल्गोरिदम आप सब जानते हैं, एल्गोरिदम एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर वो आप कर रहे हैं तो वो अगर चीज़ें कर रहे हैं जो कि एल्गोरिदम में बताई हुई हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वेल टू डू है। अदरवाइज अगर आप उससे हट रहे हैं तो वो आपके आंसर्स को सही नहीं मानता है, तो ये भी एक नेगेटिव आंसर हो जाता है, मतलब रिपीटेशन की तरफ जाता है। लर्निंग बाय रॉट, लर्निंग बाय रॉट तो कभी सही हो ही नहीं सकता, रट कर सीखने को एक नेगेटिव जवाब है। तो पॉजिटिव हमारा 2 है इसका, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव 2 हो जाएगा। यानी कि मीन्स एंड एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस में क्या होता है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे आंसर निकाल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज़ कैरेक्टराइज क्रिटिकल थिंकिंग? ठीक है, हिंदी में निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को कौन दिखाता है? एबिलिटी टू क्वेश्चन, बिल्कुल ये दिखाता है। एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट, एबिलिटी टू सेल्फ आत्मचिंतन करने की, सेल्फ रिफ्लेक्ट है सॉरी है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशंस, ये भी पॉजिटिव है। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ठीक है, अभिसारी रूप से सोचना, क्या ये सही होगा? क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ दोस्तों, बताओ। चलो एक एक करके देख ले। एबिलिटी टू क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? एबिलिटी टू क्वेश्चन क्या होता है? आप लोग खुद ही जवाब दे लेना। एबिलिटी टू क्वेश्चन वही वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी लर्नर को जो है क्वेश्चन करने की अनुमति दे रहे होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग से उसको बचा रहे होते हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग से उसको बचा रहे होते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्वेश्चन को अलाउ नहीं करता है। और एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट क्या होता है दोस्तों? एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? बताओ भाई। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज़ को स्टडी करना, उस पर फिर से चिंतन करना और उसके बाद में उस पर अपना मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशंस, भाई किसी भी चीज़ को अगर टेस्ट करने की एबिलिटी दे रहा है, इसका मतलब है कि आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं। तो तीनों एक ही स्टेटमेंट में आ जा रही हैं। तो फोर्थ, एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली क्या होता है? बताओ, बताओ दोस्तों। भाई एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली होता है मतलब किसी पे सीधी सीधी जो चीज़ें बताई गई हैं उसको वैसे फॉलो कर लेना। तो हम लोगों का 3 सही है, फिर 1 2 और 3 कहाँ है? 1 2 और 3 ढूंढो भाई, कहाँ है 1 2 और 3? तो हमारा 3 आंसर है इसका, ये रहा 1 2 और 3। फोर्थ गलत है क्योंकि, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडेटरी इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ करेक्ट? ठीक, तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वातावरण और हेरिडेटरी जो दोनों का मिक्सचर पूछा है, तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। वाइल heredity contributes in unfolding of the child's characteristic traits, the entirety of child's development is solely based on environmental factors। देखिए ये नेगेटिव वर्ड्स हैं कुछ, है ना, solely based on ये सब जो है, ठीक है, ये सब सही नहीं होते हैं। और वाइल हिंदी में पढ़ देता हूँ, हालांकि आनुवंशिकता बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल, ठीक है, केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता नहीं है। एकदम गलत बात है ये। तो हेट्रोनोमस मोरालिटी जो होती है दोस्तों, हेट्रोनोमस मोरालिटी जो होती है जिसको प्याजे देते हैं, ठीक है, हेट्रोनोमस मोरालिटी जिसको प्याजे कहते हैं, प्याजे क्या कहते हैं, इज़ बेस्ड ऑन ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड फिक्स्ड रूल्स नॉट म्यूचुअल एक्सचेंज।
तो उसमें हेट्रोनिमस में क्या, इसमें क्या होता है, हेट्रोनिमस में क्या हो रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। तो कुछ ट्रेड्स दो हैं जो हेरिडिटरी मिलते हैं, सही बात है। कुछ जो पर एक लौते इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वाइल हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ दोज जेन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता जो है विकास का आधार रचना देती है, जबकि वातावरण यह तय करता है कि उसका विकास कैसे और कितना होगा। एकदम सही है यह, तो 2 हमारा सही आंसर है। बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। भाई कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिससे हम ये माप पाएँ कि 50% हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है फिक्स ही नहीं होती है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं माप सकते आप, ठीक है। अब देख लेते हैं, डिस्पोजिशंस आर लिंक्ड विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर बट एक्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता है, वातावरण भी समान रूप से भूमिका निभाता है, तो ये भी गलत है भाई, ठीक है, ये भी गलत है। तो यानी कि 2 हमारा सही आंसर है थर्ड का। चलिए दोस्तों 4th देख लेते हैं, ठीक है। अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर since both consider it an equal exchange of favors, at which level of Kohlberg's moral development theory are अर्पिता एंड अनु। अर्पिता और अनु जो हैं एक दूसरे को अपनी किताबें देती हैं क्योंकि दोनों इसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानती हैं। अर्पिता और अनु कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर हैं, बताइए भाई किस स्तर पर हैं। चलिए एक एक करके देख लें। हेट्रोनोमस लेवल, हेट्रोनोमस लेवल क्या होता है दोस्तों, ठीक है। हेट्रोनोमस जो लेवल होता है वो मोरालिटी का होता है, जो पियाजे ने दिया है। ये कहता है कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड फिक्स्ड रूल्स नॉट म्यूचुअल एक्सचेंज। ये बात करता है कि एक बंदे को ओबीडियंट होना चाहिए, एक बंदे को जो है अथॉरिटी की तरफ जो है फिक्स रूल जो है उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई भी म्यूचुअल एक्सचेंज की बात नहीं की गई है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, अगर इसको मैं एक शब्द में बताऊं तो ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स की बात करता है। इसमें पर्सनल बेनिफिट्स की कहीं बात ही नहीं हो रही होती है, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। ये कन्वेंशनल लेवल क्या होता है दोस्तों, कन्वेंशनल लेवल एक मोरालिटी का लेवल है जहां फोकस होता है सोशल अप्रूवल और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पे, ठीक है। तो सोशल अप्रूवल पे हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल से बढ़ के एक बात हो रही है इसमें। प्री कन्वेंशनल क्या होता है दोस्तों, ये इक्वल एक्सचेंज करता है, ये इक्वल एक्सचेंज करता है किनको, फेवर्स को, जो कि कोहलबर्ग के स्टेज 2 पे आता है। कोहलबर्ग के किस पे आता है, स्टेज 2 पे आता है दोस्तों, ठीक है, स्टेज 2 पे आता है, ठीक है। स्टेज 2 पे आता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन वेयर एक्शंस आर बेस्ड ऑन अ रेसिप्रोकल बेनिफिट्स, एक दूसरे के पारस्परिक लाभ पर निर्भर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 4th इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5th पे आ जाएं अब। 5th बताइए, चलिए असर्शन रीजनिंग का सवाल है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन मार्क्ड एज असर्शन एंड वन इज एज अ रीजनिंग। व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग, efficient readers slow down and read the text, clarifying confusions before continuing further. Metacognition hinders the process of meaning making. बताओ भाई इसका जवाब बताओ, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग, इफिशिएंट रीडर्स स्लो डाउन एंड रीड द टेक्स्ट क्लियरिफाइंग कन्फ्यूजन बिफोर दे। तो जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं तो धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ते हैं। एकदम सही बात है ये एकदम सही बात है भाई। कैसे सही बात है ये ऐसे सही बात है दोस्तों,
कि जो स्किल्ड रीडर्स होते हैं वो रीड करते हैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। जब भी उनको किसी टेक्स्ट में कन्फ्यूजन होने लगती है तो वो रीड करते हैं। और जबकि मेटाकॉग्निशन जो है वो हेल्प करती है मॉनिटर करने में और इम्प्रूव करने में अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, अब रीजनिंग देख लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कैसे? एक सेकेंड। मेटाकॉग्निशन जो है ना वो सपोर्ट करता है ना कि हिंडर करता है। वो अर्थ निर्माण में सहायता करता है ना कि बाधा डालता है। इसीलिए ये जो हमारा रीजनिंग गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ए इसका फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। चलिए 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, समझ आ रहा है ना? स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब वेज इन विच स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का निर्माण करता है या उन तरीकों का वर्णन करता है जिनमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए, स्कूल को इंक्लूसिव होना चाहिए। वो तरीके बताने। मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू टोटली अडेप्ट टू द स्कूल्स कल्चर, ये गलत है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई भाई। ये इसकी एक्सेप्ट स्टूडेंट से अडेप्ट करने की जगह पे स्कूल को अडेप्ट करना चाहिए, ये उल्टा हो गया स्टेटमेंट। फोस्टरिंग एन ईथोस ऑफ केयर एंड रेस्पेक्ट, ये सही है भाई। अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ये भी सही है भाई। तो हमारा 2 गलत है। 2 जिसमें उसको निकाल दो भाई। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो कैसे है बता देता हूँ। मॉडिफिकेशन फॉर करिकुलम एज रिक्वायर्ड, हाँ स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो वहाँ का माहौल है, जिस तरह के लोग हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से करिकुलम में अगर बदलाव किए जाएँ, थोड़ा मोड़ा उसमें जो है मॉडिफिकेशन किए जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इनक्रेज करते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जितनी भी हैं। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू टोटली अडेप्ट टू स्कूल्स कल्चर, ये स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशंस की गलत है। आजकल जो न्यू थ्योरीज हैं वो इंक्लूजन की एक्सपेक्ट करती हैं स्कूल से टीचर से कोशिश करती हैं कि वो अडेप्ट करें, क्योंकि वो मैच्योर लोग हैं। ठीक है, वो लर्नर्स की ज़रूरतों के हिसाब से अडेप्ट कर लें, ये उम्मीद की जाती है आज के वक्त में। कंप्लीट अडेप्टेशन बाय स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो कंप्लीट अडेप्टेशन उनसे हो ही नहीं, उम्मीद नहीं की जा सकती। तो 7th, देखो दोस्तों जहाँ पे बहुत कॉमन सेंस से चीज़ें हो जा रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में नहीं घुस रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। सोशलाइजेशन से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेज मीनिंग एंड वैल्यू। सोशलाइजेशन कल्टिवेट करता है समाजीकरण, अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है। सही तो है, सही नहीं है क्या ये? बताओ कोई गलती है इसमें? एकदम सही है ये। देखो भाई, सोशलाइजेशन के माध्यम से एक इंडिविजुअल क्या करता है, लर्न करता है सोसाइटल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिलीव्स को और एक्सेप्टेबल बिहेवियर को। चलिए दोबारा, सोशलाइजेशन इज कल्चर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्टेक्स्ट नेचुरल, ये गलत है भाई। कल्चर इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है भाई? सोशलाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कल्चर। ठीक है, सोशलाइजेशन जो है कल्चर पे हमेशा डिपेंड होता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन कल्चर पे हमेशा डिपेंड होता है। गाइज 1 मिनट, हेलो हेलो हेलो। तो वो कल्चरल डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कल्चर पे, फैमिली पे, इन सारी चीज़ों पे तो डिपेंड करता है। 1 सेकेंड यार। हाँ हेलो। हाँ मैडम। मैं थोड़ी देर कॉल करूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक। ठीक, तो कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये गलत हो गया। स्पेशलाइजेशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। स्पेशलाइजेशन केवल चाइल्डहुड के दौरान होती है, गलत है भाई ये यार, एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो सोशलाइजेशन तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ भी सकता है, वैसे वैसे घट भी सकता है। सोशलाइजेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ एज पीपल टेक ऑन न्यू रोल्स, तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स एंड बिलीव्स कांट बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये तो गलत है। नॉर्म्स एंड बिलीव्स जो है सोशलाइजेशन के माध्यम से ही आते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है,
तो ये तो प्राथमिक मापदंड है जहाँ से हमारा सामाजिकरण होता है, जहाँ से नॉर्म्स और बिलीव्स हम सीखते हैं। तो 7th का जो है हमारा पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है दोस्तों, चलिए 8th पे आ जाते हैं अब मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, रोल ऑफ अ टीचर इज़ अ रेसिप्रोकल टीचिंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता क्या है? रोल ऑफ अ टीचर इन अ रेसिप्रोकल टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय a shift from being a support and a guide towards gradual release of responsibility to the students। हाँ यार, सही कह रहा है ये। कैसे भाई, कैसे सही कह रहा है? एकदम पूरी तरह से स्टूडेंट्स पे भी निर्भर नहीं हो जाना है, एकदम पूरी तरह से स्टूडेंट को अपने पर भी निर्भर नहीं करना है। तो सही तो कह रहा है। धीरे धीरे पहले सपोर्ट ज़्यादा देनी है, फिर धीरे धीरे कम कर देनी है, वही तो है, उनको खुद सीखने देना है। सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पर देखते हैं इससे ज़्यादा पॉजिटिव है क्या। बीइंग अ मियर रेसिपेंट ऑफ द सजेशन गिवन बाय द स्टूडेंट। सिर्फ सजेशन दे के आप ज्ञान नहीं रेल सकते भाई किसी को, देखो है ना। द टीचर इज एक्टिवली गाइड्स एंड डिस्कस्ड इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग ओनली लिसनर। एक लिसनर के तौर पे नहीं हो सकते आप, ये गलत है। द पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड सोल अथॉरिटी टू डिसमिनेट द इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रबुद्ध बनाना और एकमात्र अधिकार होना। एकमात्र अधिकारी की आजकल बात ही नहीं हो रही है भाई, वो जमाने गए। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? वो इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को, शेयर करती है उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए, उनको इनकरेज करते हैं शेयर्ड लर्निंग के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर डोमिनेंस। ठीक है, पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना। नहीं, निष्क्रिय तो एकदम नहीं हो सकते आप। तो फर्स्ट वन इज मोर मतलब पॉजिटिव आंसर तो वही रहेगा हमारा। ठीक, 9th पे आ जाते हैं दोस्तों। भाई हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? बता देना अगर किसी को दिक्कत होगी। एन असेसमेंट अप्रोच एमिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एन असेसमेंट अप्रोच टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, देख लेते हैं। परिणाम के साथ साथ समस्याओं को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना। सही है ना ये? कंसीडर बोथ प्रोसेस एंड आउटकम। बिल्कुल, वो दोनों ही देखने होंगे। एक टीचर को दोनों देखने होते हैं। क्या? मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड अलोंग द आउटकम। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फोकस ऑन यह क्या है? इनएक्यूरेसीज। फोकस ऑन इनएक्यूरेसीज ओनली वाइल इग्नोरिंग द प्रोसेस एंड इंड्योर्स। नहीं, आप नहीं कर सकते भाई इग्नोर, सिर्फ इनएक्यूरेसीज फोकस नहीं कर सकते, तो ये गलत है। एग्जाम्स डन एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है ये? एंड टर्म एग्जाम्स मेनली मेजर्स अचीवमेंट एंड नॉट कंटिन्यूसली सपोर्ट लर्निंग। तो एंड टर्म एग्जाम जो है वो साल के अंत में क्या सीखा वो बताता है, कंटिन्यूस लर्निंग को नहीं बता पाता है। एवोल्यूशन एंड मार्किंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड क्विज बेस्ड टेस्ट। नहीं, ये भी गलत है भाई। सिर्फ आप देखो भाई क्या होता है, ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं यानी कि मानकीकृत परीक्षाएं प्रदर्शन मापती हैं, परंतु निरंतर सीखने की सीमित सहायता नहीं दे पाती हैं। ठीक है, तो ये निरंतर सीखने की जो वो है क्षमता है, उसको मापने के लिए आपको दोनों चीज़ें देखनी होंगी, प्रोसेस भी और आउटकम भी दोस्तों। तो हमारा 1 ठीक है इसका भी। चलो 10th पे आ जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन क्या है? चैनलिंग इमोशंस टू यूज देम एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव इंडिवर्स। ठीक है, भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना। क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है यह। देखो, इमोशंस को चैनल करना, चैनल इमोशंस इनटू क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, तो एकदम सही है ना भाई। ठीक है, एकदम सही है ये दोस्तों, फर्स्ट सही है। वेटिंग अंटिल इमोशंस एस्केलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल। नहीं भाई, वेट नहीं कर सकते आप। देखो कैसे सही है, पहला कैसे सही है वो बता देता हूँ। हेल्दी इमोशनल रेगुलेशंस यूजेस इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली इंस्टेड ऑफ डिनाइंग और अवॉइडिंग दैम। प्रभावी भावनात्मक नियमन में भावनाओं का रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग किया जाता है। वेट, ठीक है, वेट नहीं कर सकता। वेट करने से क्या होता है? डिले होता है। क्या डिले होता है? रेगुलेशन। वो उसकी जब रेगुलेशन डिले होता है तो उसकी क्या वजह से क्या होता है? वो इंक्रीज करता है स्ट्रेस को एंड मेक्स इमोशंस हार्डर टू मैनेज, और इमोशंस को मैनेज करना हार्ड हो जाता है। रिएक्टिंग इम्पल्सिव टू इमोशंस ट्रिगर्स। नहीं, गलत है। ठीक है, आप इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेल्फ कंट्रोल को कम करता है और पुअर डिसीजन मेकिंग लेके आता है। क्या? इम्पल्सिवनेस। सप्रेसिंग इमोशंस इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स।
ठीक है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना, क्या ये सही है? कांस्टेंट सेपरेशन में हार्म मेंटल हेल्थ, तो आप लगातार किसी चीज़ को अगर दबाएंगे तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा। इमोशंस शुड बी मैनेज नॉट इग्नोर्ड, इमोशंस को मैनेज करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ गए? 11वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ। आंसर मिल गया इसका, फर्स्ट आंसर था इसका भी, ए आंसर था इसका भी दोस्तों, 10th का भी ए आंसर था। चैनल करना है हमको क्या, क्रिएटिविटी और इमोशंस दोनों को। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कैटेगरी इज ईजियर इफ, लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट और अ कैटेगरी इज ईजियर इफ, कब ईजियर होगा बताओ 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 भाई, 11वें क्वेश्चन का जवाब दोगे कुछ? चलिए, प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्टिवेटेड, नहीं भाई, प्रीवियस नॉलेज हमको एक्टिवेट करनी ही होती है, इसीलिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से कि आप लोगों को कहाँ तक आता है, क्या आता है, जब हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे होते हैं, तो ये गलत है। कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स वेज, कॉन्सेप्ट को संकल्पनाओं को अमूर्त और जटिल तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, नहीं ये गलत है। आप जटिल तरीकों से प्रस्तुत करेंगे तो स्टूडेंट को, लर्नर को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, उसको जितना आसान हो सके आसान बना के देना है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन इंक्रीज कॉग्निटिव लोड एंड मेक्स लर्निंग डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो ये जो है कॉग्निटिव लोड को बढ़ाती है क्या, जब हम कॉम्प्लेक्स और मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में, मतलब आधी अधूरी जानकारी स्टूडेंट्स को देते हैं तब। फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड, फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, ये एकदम सही है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 4th और देख लेते हैं अपना आंसर डिसाइड करने से पहले। लॉट्स ऑफ एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू क्रिएट कॉग्निटिव लोड, क्या संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी दी जाती है। भाई आप देखो, टू मच जब एडवांस इन्फॉर्मेशन देंगे, मान लीजिए आप एक 7th क्लास के बच्चों को ऑलरेडी मतलब मास्टर्स के लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो भाई वो ओवरलोड हो जाएगा, तो जो उसको 7th के लेवल पे आना चाहिए वो भी नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका भी सही जवाब क्या हुआ, इसका सही जवाब हमारा 3, फैमिलियर एग्जाम्पल्स देते हैं, फैमिलियर एग्जाम्पल्स देते हैं, अवधारणाओं को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सही है। चलिए 12th देख लेते हैं क्वेश्चन इसी के साथ हमारा। 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबॉलिक थॉट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका है, बताइए। सिंबॉलिक थॉट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताइए। सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट, क्या ये सही है? एकदम गलत है भाई, आफ्टर नहीं डूरिंग होता है दोस्तों, आफ्टर नहीं डूरिंग होता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक थॉट जो है वो डूरिंग प्रिपरेशनल स्टेज एंड सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो डूइंग होता है, आफ्टर नहीं दोस्तों। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट इम्पैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली इन चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिलेज। देखिए ये ओनली पॉनली आ गया तो वैसे ही उड़ा दिया करो, ये तो सब लोग बताते हैं, तो 2 हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो, सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो डेवलप करती है इन ऑल चिल्ड्रन, नॉट लिमिटेड टू दोज विद लैंग्वेज डिले। ठीक है, जिनमें लैंग्वेज डिले है वो उसके साथ ही सिर्फ नहीं है, वो हर बच्चे में होती है, तो ये गलत हो गया हमारा। सिंबॉलिक थॉट कॉजेज मेंटल कन्फ्यूजन एंड हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत है। ठीक, कैसे भाई? सिंबॉलिक थॉट प्रमोट करता है इमेजिनेशन को, लैंग्वेज को, मेंटल रिप्रेजेंटेशन को, ना कि कन्फ्यूजन बनाता है, तो ये गलत है हमारा 3rd। 4th देख लेते हैं, सिंबॉलिक थॉट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी ये बताया मैंने आपको, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है बाय अलाउिंग फॉर मेंटल प्रोसेसेस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हमारा 4th आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ मज़ा आ रहा है ना, बता दो भाई। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करने हैं आप लोगों को अपने पेपर में भी। ठीक है, चलिए 13th देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लाइकली टू शो, तो क्या है, लेखन वैकल्प्य से जूझ रहे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है, तो कौन सी विशेषता दिखती हैं, कौन सी विशेषताएं दिखती हैं? चलो पहला, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, क्या ये दिखता है?
भाई ये दिख सकती हैं, इमोशनली उसमें हो सकता है, बस डिस्ग्राफिया में नहीं। डिस्ग्राफिया में रटने का भी वो बताऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। इम्पल्सिवनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड फॉरगेटफुलनेस, नहीं यार ये इसका कौन सा वो तो नहीं है। ठीक है, ये तो ADHD बताता है। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद ADHDs। ठीक है, ना कि इसके। स्लो इन रिटर्न वर्क, सही है। मैक्स पुअरली फॉर्म लेटर्स, हैज़ डिफिकल्टी इन कॉपिंग फ्रॉम बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड। तो ये 3 हमारा सही है दोस्तों। कैसे ये स्लो राइटिंग हो जाती है, पोर फॉर्म्ड लेटर्स हो जाते हैं। डिस्ग्राफिया मेनली अफेक्ट्स हैंड राइटिंग, लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग एंड रिटर्न एक्सप्रेशंस। विड्रोवल, गिल्ट एंड एंजाइटी, ये नहीं हो सकता यार, ये क्या ही बात कर रहा है। ठीक, नहीं हो सकता ये। विड्रोवल, एंजाइटी और ये सब नहीं होगा। ये कहाँ से डिस्ग्राफिया में आ गया? तो लिखने से संबंधित है ग्राफिया। ठीक है, चलिए दोस्तों 14th देख लेते हैं। 14th देख लेते हैं। अ टीचर इज प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद द चांस टू बी एक्सपोज टू एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर to help them understand the content through her support. This is an example of। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उनका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। ये किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों, किसका उदाहरण है ये? क्या ये वर्णनात्मक शिक्षण में का उदाहरण है दोस्तों? क्या ये एक्सपोजिटरी टीचिंग का उदाहरण है? चलिए, एक्सपोजिटरी जो टीचिंग होती है, एक शब्द में अगर बताऊं तो ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशंस को इन्वॉल्व करती है बाय द टीचर विद लिमिटेड लर्नर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टली टीचर्स के द्वारा एक्सप्लेन की हुई चीज़ें होती हैं जो एक्सपोजिटरी में आती हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें टीचर हर सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है। गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है दोस्तों? गाइडेड डिस्कवरी क्या होती है? गाइडेड डिस्कवरी अलाउ करती है लर्नर्स टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट वाइल रिसीविंग टाइमली सपोर्ट फ्रॉम टीचर। तो गाइडेड में इतना होता है कि टीचर वहाँ पे सिर्फ गाइड कर रहा होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर करने दिया जाता है चीज़ों को। ठीक है, प्री डिस्पोजिशनल लर्निंग, तो ये पॉजिटिव है, देखते हैं ये हमारा आंसर बन पाता है। प्री डिस्पोजिशनल लर्निंग, ठीक है, प्री डिस्पोजिशनल लर्निंग क्या होती है दोस्तों? भाई ये प्री डिस्पोजिशनल या पूर्ण स्वाभाविक अधिगम जो है किसी भी तरह का, मैंने तो मतलब किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज टीचिंग पद्धति नहीं है। ऑब्जर्वेशनल मॉडल क्या होता है भाई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? बाय वॉचिंग अदर्स नॉट बाय एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट थ्रू गाइडेड एक्सप्लोरेशंस। तो ये कैसे होता है? अवलोकन अधिगम में विद्यार्थी दूसरों को देखकर सीखता है, अवधारणा का मार्गदर्शित विश्लेषण नहीं करते हैं इसमें। तो इसका B2 आंसर है दोस्तों 14वें का। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कंटेम्परेरी टाइम्स? जेंडर इज प्योरली एंड सोलली डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ। जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह से निर्धारित होता है। क्या स्टेटमेंट है यार ये? क्या स्टेटमेंट है भाई ये? एकदम गलत है। तो जेंडर जो है ना भाई, वो सोशल, जो हमारा सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा डिसाइडेड होता है। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जो बायोलॉजिकली डिसाइड होता है वो सेक्स होता है भाई, फीमेल या फिर मेल वाला। जेंडर एग्जिस्ट इन ऑन अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, वन इज आइदर मेल और फीमेल। क्या ये सही है? भाई ये बाइनरी नहीं हो सकता। आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल के अलावा भी कई कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर ही बताया। तो फैमिली, सोसाइटी, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस सेव करते हैं इंडिविजुअल की जेंडर आइडेंटिटी को दोस्तों। ठीक है, और जेंडर आइडेंटिटी इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन, नहीं होता है भाई, बिल्कुल होता है, अभी ऊपर बताया हूँ, ये नॉट नहीं हो सकता। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो हमारा 3 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3rd आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 16th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाधा डालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रक्रिया समस्या समाधान में कौन बाधा डालता है, देख लेते हैं। बड़ी जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय छोटी समस्याओं में विभाजित करना, नहीं यार ये तो हेल्प करता है उल्टा। ठीक है भाई, ये नहीं डालता है, तो इसमें पूछा जो डालता है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हेल्प कर देता है। एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना, स्थिर हो जाना। फिक्सिंग ऑन अ सिंगल ट्रेट ऑफ अ प्रॉब्लम, नहीं ये डालता है भाई बाधा। किसी एक प्रॉब्लम पर स्थिर हो जाना डालता है, तो इसमें डालना ही पूछा गया है। जैसे कैसे, फोकसिंग ओनली वन आस्पेक्ट लिमिट्स फ्लेक्सिबल थिंकिंग एंड में प्रिवेंट फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और आप वहीं बैठे हैं कि मेरे से तो इसका प्लस माइनस ही नहीं हो रहा है यार, तो इससे मेरे से आगे कैसे काम होगा इस पर, तो वो नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हमारा ये जो बाधा डालता है तो सही है। कलन विधि और स्वान क्या है ये, ठीक है। अप्लाइंग अल्गोरिदम्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, अल्गोरिदम मैंने आप लोगों को बताया अभी, अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक्स आर कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसी प्रॉब्लम उसके लिए पहले से प्री डिसाइडेड जो सॉल्यूशंस हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको कहते हैं। तो ये मदद करता है एक तरह से। सबसे पहला अप्रोच तो हम लोगों का वही होता है ना, जैसे हमको पता है, हमको ये सिखाया गया है कि कहीं आग लगी है तो उसको किस चीज़ से बुझाना है, पानी से बुझाना है, उसको किस चीज़ से बुझाना है, उससे मिट्टी डाल के बुझाना है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी जो है इतनी आग ना भड़की हो और उसको चप्पल मार के बुझा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और चीज़ की वस्तु से बुझा रहा है। ठीक है, कहीं पे पानी उपलब्ध ही ना हो, तो ये हो सकता है, बट ये एक तरीका है जो पहले हम यूज करते हैं। ऐसे समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह की समस्याओं को हल करने में प्रभावी रहा है, ये भी मदद करता है दोस्तों। मैंने ये आपको पहले इसी में बता दिया। ठीक है, तो ये भी मदद करता है, ये भी करता है, सिर्फ एक नहीं करता है, ये बाधा डालता है, ये 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। एक्टिविटीज़ विच डैश आर डिटर्मिनेंटल टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, गतिविधियां जो डैश विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक हैं। कौन सी गतिविधियां जो स्टूडेंट्स के सीखने के लिए हानिकारक हैं भाई। आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। देखो, मॉडरेट चैलेंज जो होते हैं वो एक लर्नर का जो है ना इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। ठीक है, वो इंटरेस्ट बनाए रखती हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करती हैं ताकि वो अचीव कर सकें अपने टारगेट्स को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। देखते हैं, कनेक्ट विद रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। कनेक्ट विद रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है दोस्तों। रियल लाइफ लर्निंग जो होती है वो इंक्रीज कर देती है क्या को, किस चीज़ को, रिलीवेंस एंड मोटिवेट्स कर देती है स्टूडेंट्स को टू पार्टिसिपेट। अगर हम मान लीजिए किसी गतिविधि को रियल लाइफ से जोड़कर सॉल्व करने की उनको अवधारणा देते हैं तो वो भी उनको मोटिवेट रखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी रखता है, पहला तो रख ही रहा था, देख लेते थे। केटर टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। लर्निंग बिकम मोर मीनिंगफुल व्हेन इट मैचेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट नीड्स। केटर टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल विद्यार्थियों की रुचि और ज़रूरत और रुचियों को पूर्ण करता है, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। केवल शिक्षक द्वारा तय की गई अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। लर्निंग इज लेस मोटिवेटिंग व्हेन स्टूडेंट्स हैव नो रोल इन सेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग गोल्स। तो जब शिक्षक द्वारा तय किए जाते हैं गोल तो स्टूडेंट्स को लर्निंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, दोबारा पढ़ो। हमारा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, सीखने की अभिप्रेरणा का हानिकारक है, तो हानिकारक एक ही है भाई, 4th। चलो 18th पे आ जाते हैं, 18th पे आ जाते हैं। फॉलोइंग द लीव वाइगोस्की's आइडिया ऑन लर्निंग अ टीचर शुड। ठीक है, अ टीचर वाइगोस्की के आइडिया को फॉलो करते हुए एक टीचर को किस तरह का होना चाहिए। अधिगम के संदर्भ में वाइगोस्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रतिस्पर्धा भाई आजकल ये सही नहीं चीज़ें समझी जाती हैं चीज़ें।
कंपटीशन की भावना क्रिएट करना सही नहीं समझा जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स में। ये पहले ज़माने थे, आजकल नहीं समझा जाता है, तो इसको काट दो भाई, कॉमन सेंस से काट दो। प्रिवेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल नॉलेज इन डिस्कशंस, ये क्या बात हुई भाई? प्रिवेंट कल्चरल नॉलेज इन डिस्कशन, भाई वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सांस्कृतिक अनुभव सीखने का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। सांस्कृतिक अनुभव या कल्चरल डाइवर्सिटी जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी का आधार है उनका सीखने का। कैपिटलाइज ऑन डायलॉग एंड ग्रुप लर्निंग डूरिंग एक्टिविटीज, ये क्या कहता है? डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद पीयर एंड टीचर सपोर्ट। संवाद और समूह अधिगम से विद्यार्थी साथियों और शिक्षक के सहयोग से ज्ञान का निर्माण करता है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये दोनों गलत थे अभी तक। डिस्करेज वर्बलाइजेशन एंड थिंकिंग अलाउड अमोंग स्टूडेंट्स, नहीं ये भी है। डिस्करेज जैसा नेगेटिव वर्ड आगे तो कट गया अपने आप ही। अरे भाई कैसे आप किसी स्टूडेंट को डिस्करेज कर सकते हो? बहुत तेज बोल बोल के सोचने से और खुद को चीज़ों को समझाने से नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। चलो भाई, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू डैश इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में डैश को महत्वपूर्ण महत्व दिया है। किसको? परीक्षा केंद्रित शिक्षाशास्त्र को? नहीं भाई, एकदम गलत है, एकदम गलत है। पियाजे ने फोकस किया है ऑन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, चिल्ड्रंस की थिंकिंग को अंडरस्टैंडिंग कर देना, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड बनाना, ठीक है। तो पियाजे कहते हैं कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा के बजाय बच्चों को सोच और विकास का महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा, व्यवहारिक अनुकूलन, क्या व्यवहारिक अनुकूलन की बात करते हैं? बिहेवियरल कंडीशनिंग की बात करते हैं क्या? ये जो है मेनली एसोसिएटेड है किससे? विद बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट, नॉट पियाजे। ये जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उनसे एसोसिएटेड है ये कंडीशनल बिहेवियरिंग, इस आदरणीय पियाजे साहब से नहीं। सीखने के लिए बच्चों को परिपक्वता व तत्परता, चिल्ड्रंस मैचुरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न, ये बताते हैं। ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। पियाजे का मानना था, पियाजे के अनुसार प्रभावी अधिगम तब होता है जब बच्चा विकासात्मक रूप में उस अवधारणाओं को सीखने के लिए तैयार होता है। पियाजे के अनुसार लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन चिल्ड्रन आर डेवलपमेंटली रेडी फॉर द कॉन्सेप्ट, जब वो रेडी होते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स आर की आइडियाज इन वाइगोत्स्की थ्योरी रादर देन पियाजे। तो कल्चरल टूल है जो वो वाइगोत्स्की की थ्योरी में है, पियाजे की में नहीं है, ठीक है। तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलिए 20th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। गिवन below are two statements, one marked as assertion and other as reasoning. Read statement and choose the correct answer. Teachers should ensure enough wait time, which is the length of time in teacher's pause after asking a question. Diversity is an asset and not an obstacle. ठीक है, बताओ भाई, बताओ दोस्तों। चलिए पहला हम देख लेते हैं। शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए जो एक शिक्षक द्वारा पुनः प्रश्न पूछे जाने के द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि है। क्या ये सही है दोस्तों? बताओ। बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे सही है? कैसे सही है? बताओ कैसे सही है? भाई सोचने का समय देना और उत्तर देने के लिए समय देना जो है वो सही अच्छी चीज़ें समझी जाती हैं, वो एजुकेशनल स्ट्रेंथ के तौर पे देखी जाती हैं। शिक्षक को प्रतीक्षा समय देना चाहिए और विविधता भी शिक्षा में एक सकारात्मक संसाधन मानी जाती है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं हम। तो ये तो हमारा हो गया सही, असर्शन सही है। रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग क्या कह रहा है दोस्तों? विविधता एक बाधा नहीं अभी तो एक संसाधन है। सही तो कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है भाई, एकदम सही कह रहा है। कैसे सही कह रहा है बताता हूँ, देखो।
भाई विविधता जितनी होगी उतनी क्रिएटिविटी, उतनी इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो ढूंढो इसमें सही जवाब। तो इसका फोर्थ सही है भाई। फोर्थ कैसे सही है दोस्तों, बता देता हूँ। ठीक है, कैसे सही है बता देता हूँ। देखिए, प्रतीक्षा समय विद्यार्थी को सोचने का अवसर देता है, सही बात है, जबकि विविधता समावेशी शिक्षा का अलग सिद्धांत है। तो एक तरफ विद्यार्थी जो है वो थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, एक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, तो दोनों अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सही नहीं हो जाएगा। 21 पे आ जाते हैं अब। 21 पे आ जाइए। ठीक है, 21 पे आ जाइए। चलिए 21 पे आ जाते हैं। Given below are two statements, one marked as assertion and other marked as reasoning. Children learn most effectively when they are criticized frequently for their mistakes. नहीं, ये गलत है। वो फ्रीक्वेंटली लर्न नहीं करेगा, बल्कि वो नेगेटिव हो जाएगा भाई। बच्चा जो है, लर्नर जो है, नेगेटिव हो जाएगा। फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म से क्या होगा, उनके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों में कमी आएगी और बच्चा जो है नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक। फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म मेक्स चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। है, ये क्या बात हुई, एकदम गलत है भाई। एकदम कैसे गलत है। चिल्ड्रन जो है बेस्ट लर्न कब करता है, जब उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है, इनक्रेज किया जाता है। ठीक है, ना कि क्रिटिसिज्म पे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, तो इसका 2 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है भाई आपको सवालों को। 22 देख लेते हैं अब दोस्तों। 22, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड रिक्वायर्स। वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है बताओ। 20 सेकंड को बता दो दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं भाई ये तो गलत है एकदम। भाई आप हम बात कर चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं कि इंक्लूसिव होनी चाहिए एजुकेशन। आप जो है एजुकेशन में सेग्रीगेशन ला रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। समावेशी होनी चाहिए भाई शिक्षा, ना कि मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स को बांट के पढ़ाना। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम्स, स्टैंडर्ड करिकुलम से कोई बहुत अच्छा सीखे ज़रूरी तो नहीं है। अ सिंगल रिजिड करिकुलम जो है वो हर डाइवर्स लर्नर की ज़रूरतों को पूरा करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ट्रेडिशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्ड पैडागोजी, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्ड पैडागोजी नहीं होनी चाहिए, पैडागोजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। फोकसेस ऑन इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ओनली एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। तो ये भी गलत है। तो एक हमारा 2 सही है इसका, तो 2 ही सही आंसर है इसका। और दोस्तों ठीक है, 23 देख लें अब। 23 भी देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट बिलीव दैट चाइल्डहुड इज, समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन जीवन का एक चरण है जो वयस्कता की प्रतीक्षा कर रहा है। अ स्टेज वेटिंग फॉर अडल्टहुड, नहीं गलत है यार। माने कि बचपन क्या है, नहीं गलत है। कैसे गलत है। चाइल्डहुड इज वैल्यूड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन इटसेल्फ, नॉट मेयरली प्रिपरेशन फॉर अडल्टहुड। भाई बचपन सौ में एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवस्था है, वो केवल वयस्क बनने की तैयारी मात्र नहीं है। तो ठीक है, ये गलत हो गया। देवत्व पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। क्या दिस इज ए, मतलब यार ये एक पारंपरिक आदर्शवादी दृष्टिकोण है भाई। ठीक है, मतलब ये दिस इज अ ट्रेडिशनल रोमांटिक व्यू एंड डजंट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग। भाई कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग में तो बचपन को एक लर्निंग की अवस्था माना जाता है इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। केवल एक संक्रमणकालीन चरण है। संक्रमणकालीन क्या मतलब क्या होता है, मियरली ए ट्रांजिशनल स्टेज। मियरली ए ट्रांजिशनल स्टेज भी नहीं है भाई। चाइल्डहुड की अपनी डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस है, अपनी उसकी महत्वता है, सिर्फ ट्रांजिशनल स्टेज नहीं है भाई वो। ठीक है, तो गलत। वेरिएबल एंड डायनेमिक, ये सही है।
वेरिएबल एंड डायनेमिक कैसे सही है, चर और गतिशीलता। मॉडर्न थ्योरीज में चाइल्डहुड को एक बदलती हुई अवस्था के तौर पे देखा जाता है, जो कि कल्चर, सोसाइटी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार बचपन सांस्कृतिक, सामाजिक और समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक, तो वेरिएबल एंड डायनेमिक, तो इसका फोर्थ सही आंसर है। चलिए 24 देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं दोस्तों। अ मिडिल स्कूल, वो असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। मिडिल स्कूल लैंग्वेज आर्ट्स टीचर्स सेलेक्ट स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट पोर्ट्रे मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। ठीक है, बताओ भाई ये सही है क्या? क्या है, हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। एक माध्यमिक विद्यालय, क्या हिंदी दे रखी है, एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कथनों का चयन करती है जो पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक है, वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। क्या ये सही है? सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं दोस्तों, दोनों ही सही हैं। कैसे सही हैं दोनों? देखिए क्या होता है, जब हम नॉन ट्रेडिशनल रोल मॉडल्स को उठाते हैं तो एक इफ़ेक्टिव वे में हम जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर पाते हैं। रीजन कैसे सही है? रीजन जो है डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, कि जो उन्होंने पत्रिकाओं और उससे उठाया, किसके लिए? महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करने के लिए। एकदम सही है। द रीजन इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज डाइवर्स रोल मॉडल्स रेड्यूसेस जेंडर बेसिस। सही है, दोनों सही है। तो ढूंढो, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो फोर्थ इसका आंसर है दोस्तों। ठीक, चलिए 25 पे आ जाते हैं दोस्तों मेरे साथियों। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी टू करंट स्टेट इज कॉल्ड डैश। वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है? बताइए, क्या वह फॉरगेटिंग है? नहीं भाई, फॉरगेटिंग तो खुद ही भूल जाना हो गया, खुद ही भूल जाना है भाई फॉरगेटिंग का मतलब। तो मतलब इसका तो खुद का मतलब ये है कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं कर पा रहे, तो ये याद, भूली हुई को याद करने के लिए कैसे हो सकता है? डीके का मतलब धीरे धीरे खत्म होना होता है। डीके थ्योरी सजेस्ट memories fades over time if they are not used or rehearsed। 6 सिद्धांत के अनुसार अभ्यास न होने पर स्मृति समय के साथ कमजोर हो जाती है। ठीक बात है ठीक है, तो पर ये इसको नहीं दोहराती है, किसको? इन्फॉर्मेशन जिसमें रिट्रीवल, क्या रिट्रीवल है वो? हाँ रिट्रीवल है वो। थर्ड, रिट्रीवल के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रखी हुई है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी फॉर करंट यूज, और उसको करंट में यूज लेते हैं। अटेंशन तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी एक चीज़ पे अपनी 100% अटेंशन देना होता है। अटेंशन हेल्प्स इनकोड इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी बट नॉट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग। तो अटेंशन तो किसी इन्फॉर्मेशन को मेमोरी के तौर पे सजा कर रखने में हेल्प करता है, ना कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में मदद कर रहा है। चलिए 26 देख लेते हैं दोस्तों। 26 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। क्लासरूम असेसमेंट के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट दैट कंपेयर्स। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासरूम स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बेसिकली यूज ऑफ नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट दैट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट टू दैट ऑफ पीर्स मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न मोर मीनिंगफुली। यानी कि मानदंड संबंधित आकलन का उपयोग भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना साथियों के प्रदर्शन में करता है, विद्यार्थियों को अधिक सार्थक रूप उसे सीखने के लिए विपरीत करता है। ये सही है भाई। कैसे सही है बता देता हूँ।
देखिए होता क्या है, ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसी असेसमेंट विधि बताइए जिसमें लर्निंग डिफिकल्टीज़ को दूर किया जाता है। ठीक है, विच असेसमेंट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, बताइए। तो वो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट वो होती है भाई, वो डायग्नोस्टिक होता है भाई, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूज ऑफ नॉन रिफ्रेस्ड, नॉन रिफ्रेस्ड क्या होता है, डायग्नोस्टिक होती है। असेसमेंट दैट कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू दैट ऑफ द पीयर स्टूडेंट टू लर्न मोर मीनिंगफुली। नहीं यार, ये स्टेटमेंट तो गलत है, कंपेयर करना तो गलत है, कंपेयर करना तो गलत है। फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेपर पेंसिल असेसमेंट रादर देन नॉन रिटन बिहेवियर्स ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। नहीं, ये भी गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड इंक्लूड टास्क विच इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट व्हाट स्टूडेंट नो अबाउट concept before they begin teaching. Formative assessment should include. Summative assessment doesn't serve any purpose and should not be undertaken since process is more important than final learning outcome. तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, और प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है, कहाँ ये, हाँ पेपर पेंसिल असेसमेंट में क्या हो रहा है दोस्तों, तो पहला गलत था। फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेपर पेंसिल असेसमेंट, फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेपर पेंसिल असेसमेंट रादर देन नॉन रिटर्न, तो ये गलत है ना भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड इंक्लूड टास्क विच इन्फॉर्म्स टीचर्स अबाउट what student know about the concept before they begin teaching, ये सही है। Summative assessment doesn't serve any purpose and should not be undertaken since the process is more important than, ये तो ये गलत है ना भाई। समेटिव में क्या होता है, समेटिव में होता क्या, मैं बता देता हूँ। समेटिव असेसमेंट मेजर करता है ओवरऑल अचीवमेंट को एट द एंड ऑफ द यूनिट कोर्स रादर देन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर, थर्ड होगा। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो रहा होता है दोस्तों, ये आपको ना ये समझना होता है पहले कि बच्चे को क्या आ रहा है, तभी उसको टेस्ट बना के दिया जाए। तो ये जो हमारा थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, पढ़ लेते हैं इनको भी। Adaptation such as audio tapes, use of computer software which provides text to speech input, extend time to complete assessment, facilitating learning for students who are visually challenged. ठीक है, अनुकूलन के साधन जैसे सर्वे टेप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उपयोग जो लिखित लिपि को वाक्य में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि, उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करने जिन्हें दृष्टिबाधिता है। बिल्कुल, टीचर शुड, अब रीजनिंग देख लेना, टीचर शुड अडेप्ट द करिकुलम टू प्रोवाइड इक्विटी एंड मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो adaptation such as audio tapes provide speech input, extend time to complete assessment, facility and who are visually challenged। हाँ, दोनों ही सही है भाई, ये दोनों ही सही है, ए और दो दोनों सही है, लेकिन ए ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक, 28 देख लेते हैं, 28 देख लेते हैं। 28 क्या कह रहा है दोस्तों, adolescents have difficulty with emotional regulation and inhibiting their impulse, are quite susceptible to peer pressure. Psychological and hormonal changes during adolescence impact the behavior of adolescents in a variety of ways। दोनों सही है, इसका भी दोनों सही है। कैसे सही है भाई, कैसे सही है? किशोरों को भावनात्मक विनिमय और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाइयाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई।
होती हैं और साथियों के दबाव के साथ काफ़ी संवेदनशील होते हैं। सही बात है। किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार और विभिन्न तरीकों से प्रभावित होते हैं। दोनों सही हैं। ठीक है, 3 आंसर है इसका। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है भाई दोस्तों? गिफ्टेड चिल्ड्रन बता दो। बताओ दोस्तों, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? एक्सेल इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़, exhibit high cognitive abilities as well as skills of social communication, get distracted easily and have low concentration span, absorb information quickly and accurately. गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है दोस्तों, बताओ। सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाना। बताओ दोस्तों। हाँ चलो, एक्सेल इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज को, ऑल एकेडमिक्स में नहीं होता यार। ठीक है, ऑल एकेडमिक्स में नहीं होता, ऑल में नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक में हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन दोज हु शो एक्सेप्शनल एबिलिटी और हाई पोटेंशियल इन वन और मोर एरियाज, मतलब दोनों में हो भी सकता है। ठीक है, एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये एग्जिबिट हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एज वेल एज स्किल्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, नहीं ये गलत है। गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड हैव, नहीं ये गलत है। ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, तो ये इसका ए ही सही जवाब है, इसका 1 इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, चलो 30 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इज नॉट करेक्ट एज पर लेवर्ड्स। बताओ भाई। बताओ दोस्तों। तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? एज पर वाइगोस्कीज थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनर स्पीच इज यूज्ड फॉर मेंटल रीजनिंग, लैंग्वेज inevitably affects the way of child's thinking, external speech is used to converse with others। बताओ दोस्तों, बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है? जल्दी बताओ दोस्तों, इतना समय नहीं है अब हमारे पास। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 4 मिनट। बताओगे भाई? ठीक है, पढ़ लेते हैं, मैं ही पढ़ लेता हूँ।
तो भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। क्या ये सही है दोस्तों? बताओ, क्या ये सही है? भाई ये कैसे से गलत है? लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये गलत है भाई। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, और इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये नॉट करेक्ट ही है। इनर स्पीच इज यूज फॉर अ मेंटल रीजनिंग, क्या ये गलत सही है? इनर स्पीच जो है वो मदद करती है किस में? सेल्फ गाइडेंस में, प्लानिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आंतरिक वाणी, आत्मनिर्देशन और योजना बनाने में। ठीक है, इनर स्पीच इज यूज फॉर मेंटल रीजनिंग। हाँ ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है। लैंग्वेज इनएविटेबली अफेक्ट द वे ऑफ चाइल्ड्स थिंक, लैंग्वेज शेप्स थिंकिंग एंड हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप हायर मेंटल डिस्फंक्शंस, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल स्पीच इज यूज टू कन्वर्स विद अदर्स, सही है ये भी। तो हमारा जो गलत आंसर है वो 1 है और यही सही है क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सोशल साइंस पे आ जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक, क्या इनको सॉल्व करें? चलिए दोस्तों एक एक करके इनको भी देख ही लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इंडिगो क्रॉप ऑन पीजेंट लाइफ। ठीक है, खेतिहरों के जीवन में नील की खेती के प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, व्हेन द इंडिगो क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लॉन वाज गिवन टू द रैयत, क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही है, सही है इसका 1 ठीक है। बी, बी देख लेते हैं। द प्राइस दैट पीजेंट्स गॉट फॉर द इंडिगो दे हैड द प्रोड्यूस वॉज वेरी लो, सही है ये भी। द प्लांटर्स इंसिस्टेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स फॉर इंडिगो, ये भी सही है। कैसे सही है बता देते हैं, कैसे सही है, सी कैसे सही है ये बता दूं। पीजेंट्स पीजेंट्स और इनके बीच में जो रेत और नीच के बीच में जो संबंध था वो इसी आधार पे था कि ये लोग अपनी बेस्ट कम से कम 25% भूमि पे नील की खेती करेंगे, तो ये सही है। इंडिगो डिडेंट हैव द डीप रूट्स एंड एग्जॉस्टेड द सॉइल, भाई डीप रूट्स होते हैं उसके, तो डी गलत है हमारा। तो डी जिसमें उसको काट लो भाई, ये इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, फोर्थ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं उनको मैच करना है। क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट, कब क्रिएट हो रहा है आंध्र प्रदेश बताओ। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो लैंग्वेज बेसिस पे क्रिएट हुआ था, तो 1953 हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो 1953 दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, 1 दिसंबर 1953 में बना। पोटी सिरमल्लू जो थे
पोट्टी सिरमल्लु जो थे आफ्टर 50 डे का जो हंगर स्ट्राइक था उनका 1953 में, उसके बाद में ये बने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट कब बना? 1956 ढूंढो, 1 ईयर। ठीक है, ये फजल अली द्वारा एक हेडेड एक कमीशन था जिसका काम था अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी वो 1956 में दी दोस्तों। ठीक है, फिर देख लेते हैं गुजरात केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए स्टेट। गुजरात कब आ रहा है स्टेट के तौर पे? गुजरात 1960 में आता है। 1960 में इसलिए क्योंकि ये बॉम्बे उसके साथ था। फिर उसके बाद उनसे ये अलग हुए मराठी, क्योंकि बॉम्बे में बोली जाती थी और ये लोग गुजराती थे, तो भाषा के आधार पे 1960 में ये लोग बने। हरियाणा कब बन रहा है? 1966 में बन रहा है हरियाणा। हरियाणा कब हुआ? 1966 में अलग हो रहा है पंजाब से दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाइयों? समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढ लो। फिर इसका आंसर ढूंढ लो आप लोग। क्या है इसका आंसर? ए का 3 नहीं, ए का 2, ए का 2 ढूंढो। ए का 2 इसमें नहीं है, तो ए का इसमें भी नहीं है, ए का 2 इसी में है, तो 3 आंसर हो गया। तो बहुत आसान था। बुद्धा's टीचिंग टू Vajji. The Buddha told the Vajjis that they would continue to prosper as long as बुद्धा ने वज्जी वासियों से कहा कि तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, कब तक बताओ? देख लेते हैं। दे हेल्ड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, क्या ये कहा था? बिल्कुल कहा था। तो इसकी पूरी कहानी आप लोगों को बता दूं तो होता दोस्तों कुछ इस तरह है कि जब राजा अजातशत्रु जो हैं, किंग अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु जो हैं ये अपना एक मिनिस्टर जो है जिसका नाम था, क्या नाम था? वसाकरा, जिसका नाम था वसाकरा, उसको लॉर्ड बुद्धा के पास भेजते हैं अबाउट द अटैकिंग द वज्जी संघ। किस चीज़ के लिए? कि वज्जी पे हमला करना है नहीं, ये समझने और जानने के लिए। ठीक है, तो बुद्धा कहते हैं कि वज्जी कुडंट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज दे। तो बुद्धा जी बताते हैं कि भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब तक वज्जी वाले ये काम करते रहेंगे तब तक वो हरा नहीं सकते। दे हेल्ड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, सही बात है, ये बताया था उन्होंने। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, ये भी बताया था उन्होंने। दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूल्स, ये भी बताया था उन्होंने। वज्जी वुमन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, ये भी बताया था उन्होंने। तो ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, तो 2 आंसर हो गया इसका दोस्तों। ठीक है, तो 2 आंसर हो गया इसका दोस्तों। चलिए, अनेक्सेशन अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन विच स्टेट्स वर अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट। बताओ भाई, सतारा कब हुआ? मैं डेट लिख देता हूँ इन सब की। ठीक है, सतारा हो रहा है 1848 में। संबलपुर कब हो रहा है दोस्तों? संबलपुर हो रहा है 1850 में। उदयपुर कब हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है 1852 में। ठीक है, नागपुर कब हो रहा है दोस्तों? नागपुर हो रहा है 1853 में। और झांसी कब हो रहा है दोस्तों? झांसी हो रहा है 1854 में। तो ये तो हमारा पहला ही आंसर सही हो गया, ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो गया। लेबर टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चोलास। तो निम्नलिखित में कौन सा चोला वंश के शासनकाल में बलपूर्वक श्रम के रूप में लिया जाता था? बताइए भाई, क्या वो व्यक्ति था? क्या वो पूर्वजयी था? ठीक है, क्या वो पूर्वजयी था? बताओ, क्या वो कोदामय्या था या क्या पूर्वरी था? बता देता हूँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बता देता हूँ। चोलास के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कितने तरह के टैक्सेस की बात करते हैं? लगभग 400 तरह के टैक्सेस की बात करते हैं। ठीक है,
तो इसमें वैक्टी टैक्स क्या होते थे? वैक्टी टैक्स क्या होते थे दोस्तों? इसमें वैक्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था जो कि कैश मतलब ये जो है एक ऐसा टैक्स था जो कि कैश के रूप में ना लेकर बेगार या जबरन फोर्स लेबर के तौर पे लिया जाता था। तो ये हमारा सही आंसर है। वी कदमई क्या है? कदमई क्या है भाई? कदमई क्या है? क्या ये कदमई क्या है? ये एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था। ये एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था जो कि राजा को देना होता था। लैंड रेवेन्यू टैक्स था जो कि राजा को देना होता था, टू किंग। ठीक है ना? और पुरवरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, चलो। 36 क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट। Read the given statement A and B. During the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. क्या ये सही स्टेटमेंट है? एकदम ट्रू है, ये सही है। ये एट द सेम टाइम पुअर began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सही है? सही है। इस वक्त में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हो रही थी तो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था। अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था तो जो गांव के लोग थे वो नए जॉब की तलाश में फैक्ट्रीज और म्यूनसिपैलिटी और कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहे थे शहर में। ठीक है, जिससे ऑप्रेस्ड लोअर कास्ट जो था अपॉर्चुनिटी टू लीव विलेज एंड एस्केप सोशल डिस्क्रिमिनेशन बाय द लैंड ओनर्स। ठीक, तो दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो 1 सही हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो 1 सही हो गया। चलिए अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। 37 देख लेते हैं। मैच करना है। ग्रीन ग्राम, हरा चना मूंग, काला चना, खंडित पशु हड्डी और कुत्ता। कुत्ते का तो देख लो भाई, ये यहाँ से होगा, बुर्ज होम से। कुत्ते का बुर्ज होम से होगा। खंडित पशु और हड्डी कहाँ से होगा दोस्तों? ये कोल्डी हवा से होगा। ये कहाँ से होगा दोस्तों? ये कोल्डी हवा से होगा। ठीक है, काला चना कहाँ से होगा? ब्लैक ग्राम कहाँ से होगा? ये पय्यमपल्ली से होगा। पय्यमपल्ली कहाँ है? पय्यमपल्ली कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। ठीक है, हरा चना, हरा चना से क्या मतलब है? हरा चना जो है चिरांद बिहार में मिलता है। चिरांद कहाँ है? सारण में दोस्तों, सारण बिहार में। ठीक है, छपरा भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक, समझ गए भाई। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। ये कश्मीर में है। कोल्दी हवा कहाँ है? ये यूपी में है। तो ये भी बता ही देते हैं अभी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? खुद मिला लो यार, आंसर क्या है? आंसर आप लोगों का ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, यही तो है 2 आंसर। चलो 38 38 देख लेते हैं। परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। तो निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन के लिए 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ? सती प्रथा। क्या सती प्रथा थी वो? चलिए चलिए भाई, क्या वो सती प्रथा थी? नहीं, वो कास्ट सिस्टम था। कहाँ है कास्ट सिस्टम? ये राजाति प्रथा कास्ट सिस्टम थी। परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे। कहाँ स्थापना हुई? बॉम्बे में। बाय दादोबा पंडुरंग। ठीक है। एन दुर्गाराम महर्षि टू वर्क प्राइमरीली फॉर द abolition ऑफ द कास्ट सिस्टम। Members met secretly, took food cooked by lower caste people and sought to break social taboos. इनके जो लोग थे वो सीक्रेटली मिलते थे और नीची जाति के लोगों द्वारा बनाया हुआ खाना खाते थे ताकि सोशल टेबूज को तोड़ा जा सके। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो दोस्तों हम 39th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 39th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th सेंचुरी फ्रॉम द प्रेजेंट डे। अहोम लोग 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्तमान के डैश से आकर बस गए थे। कहाँ से? म्यांमार से आके बसे थे यार, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लीस्ट किंग्स। चलिए मैच कर लेते हैं। मगध, इधर क्या देगा? वैशाली, राजगीर, तक्षशिला। मगध का जो है राजगीर से मिलान होगा। कैसे? राजगिरा जो है मॉडर्न राजगीर बिहार वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगधा बिफोर शिफ्टिंग टू पाटलिपुत्र। ठीक है, वज्जी कैपिटल क्या थी दोस्तों? वज्जी कैपिटल वैशाली थी। ठीक है, अवंती कैपिटल क्या थी बताओ? अवंती कैपिटल उज्जैन ढूंढो, ये रहा। गंधारा की कैपिटल क्या थी? फिर तक्षशिला बचता है, तक्षशिला लगा दो। ठीक है, अबे आंसर तो खुद कर लो। क्या है? ए का टू ढूंढो। इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रहा ए का 2, ये रहा 3 आंसर है। इसका कितना हलवा सवाल था। ए का 2, बी का 1। ठीक हो गया सवाल। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो आज मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करूँगा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 से करा रहा हूँ SST में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बना के वो एक्सप्लेनेशन आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इसका पार्ट 2 डालूँगा, वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।